हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा नया चैप्टर जो कि है मैग्नेटिज्म, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 हमने ख़त्म कर दिया है, तो आज से हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और उसके अंदर भी हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा मैग्नेटिक फोर्स। तो ये सब कुछ शुरू करने से पहले आपको मैं 2 बातें बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, तो ये चैप्टर जो है इसके अंदर ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हैं और इसके ऊपर जेईई मेंस और एडवांस में एडवांस वाले का ये फेवरेट टॉपिक है। मींस इसके ऊपर क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं हर साल। तो ये चैप्टर को कभी स्किप मत करना, पूरा का पूरा चैप्टर कर लेना, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है और जो है इजीली आप इसको कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्लास 12 का सिलेबस किस तरह से डिज़ाइंड है। समझो, हमने क्या किया, चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके अंदर हमारा जो चार्ज था वो रेस्ट पर था, मतलब चार्ज मोशन नहीं कर रहा था। तो मोशन नहीं कर रहा था तो क्या क्या कारनामे किए उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते हमने पढ़ा गॉस लॉ। ठीक है, फिर हम आए सेकेंड चैप्टर पर। सेकेंड चैप्टर में भी हमारा चार्ज रेस्ट पर था, लेकिन हमने उसमें क्या सीखा कि चार्ज रेस्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है रेस्ट पर रहने पर, उससे किस तरह से एनर्जी बनता है। तो हमने उसके लिए डिफाइन किया था एक वर्ड जिसका नाम था कैपेसिटर, एक इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करके बनाता था एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड चैप्टर था। अब हमने आए थर्ड चैप्टर पर। तो थर्ड चैप्टर से कहानी शुरू हो गई चार्ज इन मोशन, मतलब चार्ज अपने जगह पर नहीं बैठा है, अब चार्ज आ गया मोशन में। तो चार्ज जब मोशन में आ गया और एक वायर के अंदर उसने बनाया इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट किस तरह से होता है, किस तरह से उसकी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं, करंट के जितने टेम्परेचर के साथ किस तरह से वेरी करता है, सब कुछ हमने देख लिया। रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो क्या था, चार्ज इन मोशन। अब हम आगे चैप्टर नंबर 4 में, जिसमें भी हमारा कहानी है चार्ज इन मोशन पर। लेकिन चार्ज मोशन पर आने में अपने आजू बाजू एक फील्ड बनाता है, उसी फील्ड को हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज एंड रेस्ट भी बनाता है, लेकिन जब चार्ज मोशन में आ जाता है तो एक और तरीके का फील्ड बनाता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो उसी मैग्नेटिक फील्ड को हम स्टडी करने वाले हैं, पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, तो इस तरह का क्लास 12 का सिलेबस डिफाइंड है। अगर आपको सिलेबस समझ पड़ गया ना तो आधा चैप्टर उससे अपने आप ही सॉल्व हो जाता है, मतलब किस तरह से किसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो एक्चुअली फ्रेंड, हम चैप्टर की शुरुआत हम थोड़ा पास्ट में जाकर करते हैं। तो जो मैग्नेटिज्म है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये दोनों का नॉलेज लोगों को लगभग 2000 ईयर्स पहले से, मतलब 2000 साल पहले से पता है। लेकिन उन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन भी होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में। वो लोगों को नॉलेज लगभग 200 साल पहले ही पता चला। वो किस तरह से पता चला हम थोड़ा बहुत समझते हैं। देखो, आपको ये पता होगा कि जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है उसके अंदर हमने क्या पढ़ा है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, है ना। मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन रखे हो एक दूसरे में, इलेक्ट्रॉन साथ साथ में रखे हो तो दोनों को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन हो और एक प्रोटॉन हो तो दोनों को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब अनलाइक चार्जेस जो होंगे और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है कि नहीं। तो ये हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। और हमको ये बात भी पता होती है कि मतलब अगर हम मैग्नेट्स की बात करें, अगर मैग्नेट्स की बात करते हैं, सपोज हमारे पास एक बार मैग्नेट है इस तरह से, इसका ये नॉर्थ इस तरफ है, साउथ इस तरफ है। तो अगर हम नॉर्थ मीन्स लाइक पोल्स एक तरफ लेके आए इस तरह से, नॉर्थ, तो नॉर्थ और नॉर्थ क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब ये जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, है ना। क्योंकि 2 लाइक पोल्स एक तरफ आ गए तो दोनों को रिपेल करेंगे। अभी 5 मिनट का थोड़ा बेसिक सा नॉलेज ले लो, क्योंकि स्टार्टिंग का चैप्टर है। जस्ट थोड़ा बेसिक सा बता देता हूँ, उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। तो आपको चैप्टर की शुरुआत का थोड़ा फील समझना जरूरी है। ठीक है, तो 2 लाइक पोल्स आगे आपस में तो रिपेल कर रहे हैं। उसी तरह से अगर अनलाइक पोल साथ में हो, तो जैसे कि यहाँ पे साउथ हो, इस तरफ नॉर्थ हो, और यहाँ पे साउथ हो और नॉर्थ हो, तब क्या करेंगे, वो दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो लोगों ने धीरे धीरे समझना शुरू किया
कि देखो हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, वही सेम कहानी होती है मैग्नेटिज्म के अंदर भी। कि देखो लाइक पोल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, लाइक पोल्स रिपेल कर रहे हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके अंदर भी यही कहानी थी। तो लोगों ने समझना शुरू किया कि कुछ ना कुछ दोनों के बीच में रिलेशन है। और दूसरी बात उन्होंने और भी समझी कि जैसे कि समझाता हूँ आपको, और दूसरी बात क्या है कि मतलब जैसे कि मैग्नेट जो होते हैं वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, और चार्जेस जो होते हैं वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। तो उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसको भी लोगों ने धीरे धीरे समझना शुरू किया। वो किस तरह से समझना शुरू किया वो हम समझते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एक साइंटिस्ट का, जो कि बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे। तो उनका नाम है क्या, ऑस्टर्ड नाम है। ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं हम, ठीक है, ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। तो बात बहुत पुरानी, लगभग 200 साल पहले है। तब जो लोगों को मैग्नेटिज्म का नॉलेज नहीं था। तो बाय मिस्टेकली क्या हुआ कि एक बार ऑस्टर्ड ने, देखो यहाँ पर हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर था। ये वायर था जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है, करंट कैरिंग वायर था। आपने मैग्नेटिक कंपास के बारे में तो पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे नॉलेज ले लो मैग्नेटिक कंपास का। मैग्नेटिक कंपास इस तरह से होता है, और मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल होता है वो हमेशा कहाँ पॉइंट आउट करता है। मैग्नेटिक कंपास का नीडल ऑलवेज पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक कंपास का वर्किंग किस तरह से होता है कि अर्थ के आसपास भी एक तरह से बहुत मैग्नेटिक फील्ड होती है। उसी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेता है, और उसी मैग्नेटिक कंपास की मदद से लोग जैसे पहले ज़माने में जो सी में जाते थे, मीन्स समुद्र में, तो उसी मैग्नेटिक कंपास की मदद से उन लोग डायरेक्शन ढूंढते थे। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि ऑस्टर्ड ने करंट कैरिंग वायर था, उसके बाजू में उन्होंने क्या रख दिया, एक मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, उसके बाजू में उन्होंने क्या रख दिया, एक मैग्नेटिक कंपास। तो करंट कैरिंग वायर था, मतलब मिस्टेकली रख दिया, ऐसा उनका कोई एम नहीं था, लेकिन एक बार गलती से मतलब रख के भूल गए थे। तो उन्होंने क्या पाया कि जो मैग्नेटिक कंपास था वो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास क्या हुआ, अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से कुछ ना, देखो समझ ले ओरिजिनल डायरेक्शन है, उससे कुछ ना कुछ डिफ्लेक्ट हुआ, है ना। तो जो ऑस्टर्ड थे उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, उन्होंने बोला ये ऐसे तो नहीं हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ कारण है इसका डिफ्लेक्ट होने का। तो उन्होंने देखा कि उसके बाजू में एक वायर था जिसके अंदर करंट था। ठीक है, तो पहले तो उन्होंने देखा कि हाँ चलो ऐसा हो सकता है, तो बाद में उन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। एक्सपेरिमेंटली क्या वेरीफाई किया कि क्या लिखा है यहाँ पे, ये जो करंट है ये क्या है, चार्ज इन मोशन। ठीक है, चार्ज इन मोशन बोल दो या तो करंट बोल दो, चार्ज इन मोशन या तो बोल दो करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया कि चार्ज इन मोशन, या तो उसको आप करंट बोल सकते हो, चार्ज इन मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये कैसे पता चला, क्योंकि जो नीडल था मैग्नेटिक नीडल वो जो है थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्ट होने लगा। मैग्नेटिक नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट होगा नहीं, उसके आजू बाजू कोई भी ऐसा मैग्नेटिक पदार्थ था ही नहीं, सिर्फ एक वायर था जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा था। तो उन्होंने पाया कि मतलब मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब क्या है कि चार्ज इन मोशन, मतलब मोशन में चार्ज। बहुत ही एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई किया, ऐसा नहीं खाली इसको देख के बता दिया। उसके ऊपर उन्होंने सालों साल एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद उन्होंने आउटपुट दिया कि मतलब चार्ज इन मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, और चार्ज जब रेस्ट पे था तो खाली क्या प्रोड्यूस करता था, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कि चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और जब चार्ज मोशन में आ जाएगा,
अगर चार्ज मोशन में आ गया तो क्या प्रोड्यूस करेगा, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्जेस इन मोशन प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो उन्होंने इतना तो देख लिया, एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई कर लिया, मतलब बहुत से एक्सपेरिमेंट से, कि मतलब चार्ज अगर करंट के अंदर इस तरह से चार्ज फ्लो कर रहा है तो मतलब चार्ज मतलब करंट फ्लो कर रहा है तो उसके आजू बाजू एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब दूसरी बात आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड तो बन गई, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका भी पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन की बात किस तरह से आई, तो उन्होंने डायरेक्शन देखो किस तरह से निकाला, आपने पॉइंट नोट कर लिया। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो देखो अब बात करते हैं हम डायरेक्शन की। ठीक है, तो उन्होंने एक सिंपल सा काम किया। उन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक कंपास को उसके आजू बाजू रखा। जैसे समझ लो, एग्जांपल समझते हैं कि जैसे हमारे पास ये करंट कैरिंग वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई। अब मेरे को जानना है कि इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, मीन्स जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा। इसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड तो बन रही है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो उन्होंने क्या किया, कंपास को रखना शुरू किया। इसको मैं एक प्लेन ऑफ शीट पर आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे समझ लो कि मेरे पास एक शीट ऑफ पेपर है इस तरह से, और मान लेते हैं कि इस तरफ करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये मेरा करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इसको मैं 3D में दिखाना चाहता हूँ। तो उन्होंने देखो इसका डायरेक्शन किस तरह से फाइंड किया। उन्होंने क्या किया, कंपास को यहाँ पे रखा, उन्होंने कंपास को यहाँ पर रखा। ठीक है, उसके बाद कंपास को उन्होंने यहाँ पर रखा। ठीक है, कंपास को उन्होंने यहाँ पर रखा, कंपास को उन्होंने यहाँ पर रखा। तो धीरे धीरे उसका उन्होंने डायरेक्शन देखो इस तरह से फाइंड किया कि हमको पता चला, उसके बाद एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपस में लूप बनाते हैं इस तरह से। इसके आजू बाजू एक सर्कुलर या ऐसे बोल दो कि एक लूप बन जाता है, मीन्स इस तरह से उसका डायरेक्शन आ जाता है। तो उससे क्या पता चला कि सपोज अगर ये करंट कैरिंग वायर है तो उसके आजू बाजू इस तरह से एक मैग्नेटिक लूप के फॉर्म में जो है मैग्नेटिक फील्ड होता है। और उसका डायरेक्शन किस तरह से निकाला गया, उसका डायरेक्शन निकाला गया अलग अलग जगह पर कंपास रख कर। अब तो उसका हमको ट्रिक भी पता है कि किस तरह से डायरेक्शन निकाला जाए, लेकिन इनिशियल स्टेज पर ऐसे इस तरह से कंपास रख रख के उसका डायरेक्शन निकाला गया। ठीक है, तो आप समझो इतनी बात। तो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरफ से आया है। ठीक है, तो ये तो इसका डायरेक्शन निकालने का तरीका इनिशियल स्टेज पर। लेकिन अब जो है हमको पता चल गया है कि अब हमारे पास बहुत सारे रूल्स हैं किस तरह से उसका डायरेक्शन निकाला जाए। तो उसी रूल्स की मदद से हम डायरेक्शन देखो निकालना सीखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अपने सिंपल सा इंट्रोडक्शन सीखा। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अभी तक हमने क्या सीखा कि चार्ज अगर रेस्ट पर हो, मतलब अगर करंट जैसे खाली अगर करंट है उसमें चार्ज फ्लो नहीं कर रहा हो तो जो है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। लेकिन अगर चार्ज मोशन पर आ जाए तो अपने आजू बाजू वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड बनाता है दोनों। वो किस तरह से पता चला, हमने कंपास रखा तो आजू बाजू वो डिफ्लेक्ट करने लगा। ठीक है, इससे हम समझा। अब देखो हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम किस तरह से निकालते हैं। देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे हम राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, यहां पर एक बात रख लो, राइट हैंड की बात कर रहा हूं मैं, तो आप हमेशा राइट हैंड ही यूज़ करना। बहुत से बच्चे इस पर मिस्टेक करते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन उल्टा फुल्टा कर देते हैं तो डायरेक्शन गलत आ जाएगा। अगर राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड यूज़ किया ना तो पूरा कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो किस तरह से समझो, मान लेते हैं कि यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, मान लेते हैं कि यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से। अब सपोज हमको ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, हमको दोनों पॉइंट पर जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
तो आपको करना क्या है, देखो आपका राइट हैंड आपको लेना है और आपको करना क्या है, यहाँ पर लिख लो, स्टेप्स लिख लो। पुट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। आपको थंब क्या करना है, आपको थंब को लेना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। और दूसरी बात आपको करना क्या है, सेकंड, कर्ल योर फिंगर्स ओके, कर्ल योर फिंगर्स, द फिंगर्स give the direction of magnetic field, at a point of magnetic field at a point, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देख लो, आपको थंब को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो ये मेरा करंट फ्लोइंग है, तो आपको थंब को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और आपको अपने फिंगर्स को कर्ल करना है, पीछे तो कर्ल होगा नहीं, आगे की तरफ ही कर्ल होगा इस तरह से। तो आपको रखना है अपने थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर को कर्ल करना है। देखो यहाँ पर फिंगर किस तरफ कर्ल हुआ है, फिंगर जा रहा है अंदर की तरफ, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इनसाइड होगा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है कि करंट फ्लोइंग करना जरूरी है, ठीक है, चार्ज इन मोशन होना जरूरी है, क्योंकि थर्ड चैप्टर से हम जितने भी बात कर रहे हैं सब में चार्ज इन मोशन की कहानी कर रहे हैं। चार्ज मोशन में होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ओके। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इनसाइड। और उसी फिंगर को देखो, अगर हमको बी पॉइंट पर ढूंढना है तो देखो हमने क्या किया, थंब को रखा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर को कर्ल करना शुरू करो। यहाँ पर हमको इस पॉइंट पर चाहिए तो कर्ल करना शुरू करो। यहाँ पर देखो बाहर आ रहा है, देखो हम कर्ल करना शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर देखो बाहर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो देखो इस तरह से होगा, जो बाहर आता है इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये जो होता है मतलब ये साइन, ये इनसाइड का साइन होता है, मतलब इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन मतलब समझ लो, देखो ये मेरा टिप है, देखो ये मेरा टिप है मार्कर का, तो देखो मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। ये बोर्ड है, समझो बोर्ड के परपेंडिकुलरली मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ, उसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में, आपको पता ही होगा। और अगर बाहर की तरफ आ रहा हो, देखो ये टिप अगर आपकी तरफ बाहर की तरफ आ रहा हो आपकी तरफ, तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से, ठीक है। डॉट क्या होता है, आउटसाइड द प्लेन, ओके। तो देखो हमको इस पॉइंट पर ढूंढना हो, बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड द प्लेन, ठीक है। तो अगर हम करंट का डायरेक्शन बदल देंगे तो कहानी बदल जाएगी। देखो करंट का डायरेक्शन बदल के देखते हैं क्या होता है, इसको आपने नोट कर ही लिया होगा। हम फिर से क्या करते हैं, करंट का डायरेक्शन ही बदल देते हैं। इस बार करंट का डायरेक्शन बदले तो कहानी बदल गई। इस बार मैं नीचे की तरफ ले रहा हूँ, सपोज करंट इस तरह से नीचे फ्लो कर रहा है, ठीक है, ओके। अब देखो फिर से हमारे पास ए पॉइंट है, हमारे पास बी पॉइंट है। अब देखो करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ। तो हम क्या करेंगे, अपने थंब को ले जाएंगे नीचे की तरफ। देखो हमने राइट हैंड, ये मेरा राइट हैंड है, ओके। राइट हैंड को हमने थंब को रखा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर्स को कर्ल करो। तो देखो यहाँ बी पॉइंट पर अंदर जा रहा है, ठीक है। बी पॉइंट पर हमारा जो है मतलब ये फिंगर जो है अंदर की तरफ जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इनसाइड। और उसी फिंगर को मैं अगर ए पॉइंट पर लेके आऊँ, देखो ए पॉइंट पर लेके आऊँ तो देखो वो बाहर की तरफ आ रही है। फिंगर्स का बहुत ही खेल है, पूरा मैग्नेटिस्ट जो है फिंगर्स के ऊपर ही डिपेंड है। तो आपको फिंगर्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो तो आपको राइट हैंड यूज़ करना है, ठीक है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड बहुत कन्फ्यूज़न होता है इसके अंदर, लेकिन अगर आप ध्यान से समझोगे तो कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखो
करंट के डायरेक्शन में उन्होंने थंब रखा और हमारा मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट कर रहा है इनसाइड, और ए पॉइंट पर देखो बाहर आ रहा है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटसाइड होगा इस तरह से। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ओके, तो इतनी बात आप समझ गए। चलो 2-3 क्वेश्चन से उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसका डायरेक्शन। ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, सपोज ये मेरा करंट है आई, सपोज ये मेरा ए पॉइंट है। ठीक है, और दूसरी बात, ये मेरा करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से। ओके, और सपोज ये मेरा, अब मेरा पी पॉइंट है ये। ओके, और तीसरी बात, करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से इनसाइड, और चलो सपोज ये मेरा पी पॉइंट है, इसको बोल दो, वो ए पॉइंट है, इसको बोल देता हूँ बी पॉइंट, और इसको बोल देता हूँ सी पॉइंट। ठीक है, ये मेरे तीनों अलग अलग क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, और ये थर्ड क्वेश्चन है। हम एक 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन के अंदर। तो पहले क्वेश्चन के अंदर देखो करंट का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। तो हमको करना क्या है, हमको राइट हैंड यूज करना। देखो राइट हैंड लिया और थंब को रखा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब फिंगर्स को कर्ल करो, तो देखो यहाँ पर आ रहा है मेरा बाहर की तरफ, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा, आउटसाइड द प्लेन। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, आउटसाइड द प्लेन। ये है मेरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इसमें देखो करंट जो है आउटसाइड, मतलब करंट जो है इस तरह से फ्लो कर रहा है। सपोज ये वायर है मेरा, सपोज देखो ये मेरा वायर है, तो करंट जो है आपकी तरफ फ्लो कर रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, आप जहाँ पढ़ रहे हो देखो करंट जो है इस तरफ आपकी तरफ आ रहा है। तो करंट जहाँ आ रहा है, हमारा काम क्या है, हमको रखना है थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो मैंने बाहर की आपकी तरफ रख लिया है थंब को, देखो आपकी तरफ रख लिया है मैंने थंब को। अब मेरे को कर्ल करना है अपना इसको, फिंगर्स को कर्ल करना है। देखो इस तरह से हमने देखा, तो हम फिंगर्स को कर्ल करने हैं। तो यहाँ पर हमको बी पॉइंट, देखो बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर कहाँ पे आ रहा है, बी पॉइंट पे आ रहा है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरी बात, आपके अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप मेरे से पूछोगे कि मैंने इसको एग्जैक्टली इस तरह से स्ट्रेट क्यों बना दिया है, इसका डायरेक्शन हमको पता चल गया इस तरफ से ऊपर, लेकिन ये ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है, एग्जैक्टली स्ट्रेट आपने क्यों बना दिया, मतलब इस तरह से डायरेक्शन कैसे। तो हमको एक बात और पता चलेगी, हम आगे बढ़ेंगे, कि जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है वो करंट के जस्ट परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, करंट के परपेंडिकुलर होगा, वो बात हम आगे देखने वाले हैं, इसलिए जो है मैंने इसको इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, वो आप आगे समझोगे, लेकिन आप अभी सिर्फ उसका डायरेक्शन निकालना सीखो। अब देखो इसमें, इस क्वेश्चन के अंदर देखो, इसके अंदर जो है करंट, ये मेरा करंट का डायरेक्शन है, करंट जो है इनसाइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हम रखेंगे अपने थंब को इनसाइड। देखो हमने रख दिया अपने थंब को इनसाइड। अब देखो यहाँ पर कर्ल करूँगा, तो यहाँ पर जो है मेरा फिंगर्स नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होगी। ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए, आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हो अगर हमको करंट के डायरेक्शन पता हो तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, होप्स तो आपको ये कहानी समझ पड़ेगी कि किस तरह से डायरेक्शन निकाला जाता है। तो आज का हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। तो मैग्नेटिक फोर्स का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेते हैं हम, क्या होता है। उसके लिए वही सिंपल सा अपना एक्सपेरिमेंट हम यूज़ करेंगे। देखो सिंपल सा अपना एक्सपेरिमेंट यूज़ करेंगे हम, कि हमारे पास सपोज ये देखो करंट, ये देखो हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है और यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज है। ठीक है, हमारे पास एक
चार्ज, ठीक है। अब ये चार्ज क्या है, एट रेस्ट पर, चार्ज क्या है, एट रेस्ट पर, ठीक है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर चार्ज रेस्ट पर है तो उसके ऊपर जो फील्ड लग रही है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। लेकिन यहाँ पर देखा हमने कि देखो अभी हम जो बात कर रहे हैं सब ऑब्जर्वेशन कि देखो हम फार्मूला किस तरह से बनाते हैं, हम पहले ऑब्जर्व करते क्या हुआ उसके ऊपर फार्मूला बनता है। फार्मूला से हम ऑब्जर्वेशन नहीं बनाते, ये बात बहुत कन्फ्यूजन नहीं होना आप। पहले हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हो रहा है और जो हो रहा है उसी के ऊपर से हम फार्मूला बनाते हैं। तो देखो हमने क्या किया कि हमने करंट कैरिंग वायर लिया, उसके हमने बाजू में एक रखा चार्ज जो कि रेस्ट पर है, ठीक है। हमने क्या किया, एक करंट कैरिंग वायर लिया, उसके बाजू हमने रखा चार्ज। अभी हम बात करने वाले मैग्नेटिक फोर्स का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमारी ऑब्जर्वेशन ये थी कि नो फोर्स, देखिए मतलब चार्ज जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहा, नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ये हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ कि नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इसका मतलब क्या है कि वो मतलब रेस्ट पर था ना, तो रेस्ट पर ही अपनी जगह से मूव नहीं किया। कैसे हमको पता चला कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जो है चार्ज जो है अपनी जगह से मूव नहीं किया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि चार्ज देखो करंट कैरिंग वायर है तो दोनों बना रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना रहा होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि ये चार्ज एट रेस्ट पर दोनों की वजह से जो फोर्स आ रहा है ना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है यहाँ पे, उसके वो तो डाउट नहीं है, लेकिन किसकी वजह से फोर्स लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फोर्स भी ज़ीरो है। अब आप बोलोगे हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास एक इस तरह से हो, मतलब कि हमारे पास एक रॉड हो और उसके थोड़ी दूर पर P पॉइंट पर हमको अगर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है 2K λ/r, इस तरह से आती है। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो डेफिनेटली फोर्स लगेगा ही। लेकिन देखो एक बात आप समझने की कोशिश करो, वो जो था ना, आपको दोनों में डिफरेंस समझाता हूँ, बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें और इसके अंदर। देखो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, इसके अंदर हमने पढ़ा था एक रॉड के बारे में, रॉड जिसके अंदर क्या था, जैसे हम कोई भी एक चार्ज लेते, जैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हमने ले लिया इस तरह से, और हम जाते थे थोड़े P पॉइंट पर और यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे, तो उसकी वैल्यू आती थी 2K λ/r, ठीक है। ये डिस्टेंस r था, इसके चार्ज पर यूनिट लेंथ था लैम्बडा, ठीक है। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ये आती थी। लेकिन ये जो है यहाँ पर, ये जो है क्या बोलते हैं इसको, ये रॉड नहीं है, ठीक है, चार्ज्ड रॉड नहीं, ये क्या है, करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है। अगर हम करंट कैरिंग वायर को अगर जूम करके देखें ना, तो उसके अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है, ठीक है। तो उसका ओवरऑल इफेक्ट, यहाँ पर ओवरऑल इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इस पॉइंट पर ओवरऑल इफेक्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी ज़ीरो है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड तो ज़ीरो है ही, ठीक है। इसलिए जो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। और दूसरी बात, बिकॉज ये चार्ज रेस्ट पर है तो इसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी ज़ीरो है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है ज़ीरो है। अच्छा, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना उसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, B से रिप्रेजेंट करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड को, वेक्टर का साइन इसलिए क्योंकि वो वेक्टर होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो चैप्टर के लेटर हाफ में हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे फॉर्मूला वाइज, लेकिन आज हम सीखेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। तो हमने देखो पहले चार्ज एट रेस्ट पर कहानी देखा कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो आ रही है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी ज़ीरो आ रहा है, और ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स दोनों ज़ीरो आ रहा है। ये जो कहानी, इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होगी। ये जो था ना, इसके अंदर देखो कुछ ना कुछ चार्ज है, लेकिन अगर हम इसको देखें करंट कैरिंग वायर को, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना उतने नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। इसलिए ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना इस पॉइंट पर, वो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारी कहानी किस पे थी, चार्ज एट रेस्ट पर। अब देखो क्या करते हैं हम, ये पहला पॉइंट है, ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, अब हम क्या करते हैं, चार्ज को कुछ ना कुछ वेलोसिटी दे देते हैं। देखो कैसे हमको मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पता चला
हम क्या करते हैं, चार्ज को कुछ ना कुछ वेलोसिटी दे देते हैं, v वेलोसिटी। हमने इसको v वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दिया, लेकिन उससे हमने ऑब्जर्व क्या किया, देखो हमने v वेलोसिटी इसको इस डायरेक्शन में दिया, लेकिन जो इसका एक्चुअल पाथ था ना, इसका एक्चुअल पाथ कुछ इस तरह से आया। मतलब हमने इसको वेलोसिटी दी इस डायरेक्शन में, मतलब एक्चुअली तो जाना चाहिए था इसको इस डायरेक्शन में, लेकिन ये जो है अपने पाथ से इस तरह से डिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, ये क्या किया, अपने पाथ से इस तरह से डिफ्लेक्ट कर दिया। ये जो है चार्ज मोशन में आ गया। और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन हमने क्या ऑब्जर्व किया कि वो चार्ज जो मतलब अपने डायरेक्शन से इस तरह से डिफ्लेक्ट कर गया। तो डिफ्लेक्शन से हमने जाना कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा दूसरी भी कोई फील्ड है जिसको हमने बोला था मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से यहाँ पर ये फोर्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब मतलब हम मोशन में लेके आए, यहाँ पर अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैल्यू 0 ही है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये जो फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी वजह से हमने फोर्स निकाला कि वो क्या आ रही थी, 0 आ रही थी। हमने इसको वेलोसिटी दिया तभी भी वो 0 ही रहेगी ना, लेकिन हमने जब इसको वेलोसिटी दिया तो यहाँ पर ये डिफ्लेक्ट कर गया इस तरह से। इसका मतलब क्या है कि डिफ्लेक्शन वॉज ड्यू टू, यहाँ पर लिख लो, डिफ्लेक्शन वॉज ड्यू टू अदर फोर्स which we called as, which we termed as, termed as magnetic force। क्योंकि ये फोर्स जो था ये इलेक्ट्रिक फोर्स था ही नहीं। अब मैं इतना कंफर्म से क्यों कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं था, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर बिकॉज ये चार्ज जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो यहाँ पर जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नेगेटिव चार्ज होंगे, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स आ रहा था उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही थी। तो हमने देखा कि यहाँ पर लेकिन जो मैग्नेटिक ये जो है कुछ ना कुछ डिफ्लेक्ट कर गया, इसका ओरिजिनल पाथ ये था। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर ये डिफ्लेक्ट कर गया, तो हमने बोला कि ये डिफ्लेक्शन जो है कोई दूसरी फोर्स लगा होगा, उस फोर्स को हमने नाम दिया है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, उसका डेरिवेशन होता है, वो हम आगे शुरू करते हैं। तो इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। तो अब हम मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्मूला की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स को डिफाइन करता हूँ। देखो सपोज मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने इनसाइड द प्लेन इस तरह से ड्रॉ किया है। ठीक है, ये क्या है, मेरी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इस तरह से मैं इसको इनसाइड ड्रॉ कर रहा हूँ कि वो इनसाइड द प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब मान रहा हूँ कि सपोज मेरा जो पार्टिकल है वो इस तरह से v वेलोसिटी, सपोज मेरे पास एक चार्ज q है, वो इस तरह से v वेलोसिटी से यहाँ पर इस तरह से मूव कर रहा है। तो ये चार्ज देखो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये चार्ज आ गया, तो ये चार्ज मूव भी कर रहा है, तो चार्ज मूव करेगा, इसके ऊपर डेफिनेटली मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो दोनों का हमारे पास एक फॉर्मूला है, जो कि बहुत से एक्सपेरिमेंट से मतलब बहुत से साइंटिस्ट लोगों ने इसके ऊपर सालों साल एक्सपेरिमेंट किया है, पूरी ज़िंदगी वेस्ट कर दी है सिर्फ इस फॉर्मूले को लाने के लिए। तो इस फॉर्मूला का क्या है, फॉर्मूला F इक्वल टू आ रहा है Q इंटू V क्रॉस B। ये मेरा इसका फॉर्मूला है। ये क्या है, फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ये फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फोर्स। ये कौन से फोर्स की फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, एफ बी लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फोर्स का ये फॉर्मूला है। इसके अंदर क्यू क्या है, क्यू है चार्ज ऑन द पार्टिकल, वी जो है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और बी जो है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये तीनों टर्म की वजह से हमको मिलता है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा उसके पास और उसका डायरेक्शन भी होगा। तो उसका डायरेक्शन हमने देखो डायरेक्शन हम किस तरह से निकालेंगे, पहले हम समझते हैं कि देखो ये मेरे पास एक चार्ज q है और ये v वेलोसिटी से आया, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगता है और फोर्स के मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन किस तरह से निकाला जाए हम समझते हैं, लेकिन उसके पहले हम समझ लेते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स कौन से क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। अगर इसको हम देखो, अगर इसको मैं अगर स्केलर फॉर्म में लिखूं मैग्नेटिक फोर्स को,
तो यहाँ पर Q इंटू V क्रॉस B है, तो V क्रॉस B को मैं लिख सकता हूँ VB साइन थीटा, इस तरह से लिख सकता हूँ ना। ये उसका हो जाता है मैग्नीट्यूड, ये क्या हो जाता है इसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर जो साइन थीटा है ना, ये थीटा जो है ये किसके किसके बीच में एंगल होगा, ये एंगल होगा बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। देखो सपोज ये मेरा v वेलोसिटी है और ये है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड, तो बीच में जो एंगल थीटा है ये किसके किसके बीच में एंगल है, ध्यान रखना v और b के बीच में, क्योंकि v क्रॉस b है ना, तो v और b के बीच में जो एंगल होता है वो होता है थीटा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ये है, इसका डायरेक्शन निकालना अभी हम सीखते हैं। ये क्या है मैग्नेटिक फोर्स, ये थीटा एंगल है। ठीक है, अब देखो इसका डायरेक्शन किस तरह से निकालेंगे। इसका डायरेक्शन हम सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से निकाल देंगे। किस तरह से, उसको भी आप राइट हैंड थंब रूल ही समझ सकते हो, और राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका डायरेक्शन देखना, राइट हैंड थंब रूल। लेकिन इसके अंदर कहानी अलग है, ठीक है, इसलिए ध्यान समझो। इसके अंदर हम क्या करेंगे समझो, इसके अंदर हम देखो पहले आपको करके दिखाता हूँ। हम क्या करेंगे, अपना जो हाथ है राइट हैंड को, उसको देखो पहले सबसे पहला स्टेप क्या है इसके अंदर, कि दो वेक्टर है ना v और b, देखो v वेलोसिटी है और b वेक्टर है, दोनों को टेल से टेल ज्वाइन करो। ठीक है, क्या ज्वाइन करो, टेल से टेल। जैसे यहाँ पर इसको मैं अलग से आपको करके पूरा दिखाई देता हूँ। ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ मैं, पहले इसका डायरेक्शन हम निकालना अच्छे से सीख लेते हैं। देखो सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, जिस तरह इसको मैं बोलता हूँ ये मेरा v वेक्टर है, और सपोज हमारे पास दूसरा वेक्टर है इस तरह से b वेक्टर। ठीक है, अब मेरे को इन दोनों बीच में डायरेक्शन निकालना है। तो आपने वेक्टर चैप्टर आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करा देता हूँ, जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, इसमें कुछ दूसरी तरीके का है, इसलिए इसको समझ लो एक बार। सबसे पहले करना क्या है आपको, ज्वाइन द टू वेक्टर्स। ठीक है, सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो v क्रॉस b करते हैं ना, ज्वाइन द टू वेक्टर्स फ्रॉम टेल टू टेल। हमने दो वेक्टर को टेल से टेल ज्वाइन करेंगे। उसके बाद करेंगे क्या, अपना जो वृष्ट होगा ना, मीन्स कीप योर हैंड ऑन देयर टेल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करो, कर्ल योर फिंगर्स। सपोज हमको क्या, जैसे हमको सपोज v क्रॉस b फाइंड करना है ना, v क्रॉस b, तो कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम v वेक्टर टू b वेक्टर। ठीक है, अगर हमको v क्रॉस b फाइंड करना है तो हम v से लेके b तक कर्ल करेंगे। अगर हमको b क्रॉस v फाइंड करना होगा तो हम b से लेके v कर करेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो हमको अगर v क्रॉस b फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, कर्ल योर वेक्टर्स फिंगर्स फ्रॉम v टू b वेक्टर। दैट उसके बाद देन द डायरेक्शन ऑफ थंब, द डायरेक्शन ऑफ थंब gives the direction of direction of magnetic force। ठीक है, ये होता है। इसको मैंने आपको इसलिए रिवाइज करा दिया क्योंकि बहुत लोगों को इसको नहीं आता वेक्टर्स के अंदर किस तरह से डायरेक्शन निकाला जाता है। तो देखो सपोज हमारे पास दो वेक्टर है v और b, तो हमको डायरेक्शन निकालना है, मीन्स v क्रॉस b करना है। तो v क्रॉस b का आंसर किस तरह से आएगा, तो पहले हम क्या करेंगे, दो वेक्टर को हम टेल से टेल ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये v वेक्टर है, अच्छा ये b वेक्टर है। अच्छा, टेल से टेल ज्वाइन करने का मतलब क्या होता है, अगर इस वेक्टर इस तरह से होता तो, अगर इस तरह से वेक्टर होता तो हम इसको और इसको ज्वाइन करते, तब हमारा फिगर कुछ इस तरह से बनता। ठीक है, टेल से टेल ज्वाइन करने का मतलब ये होता है कि वेक्टर को उठा के हम वेक्टर को शिफ्ट तो कर सकते हैं, वो तो आपको पता ही होगा, मीन्स यहाँ से उसको उठा के यहाँ पर डाल सकते हैं। तो देखो हमने क्या किया, दो वेक्टर को टेल से टेल ज्वाइन किया। अब करना क्या है, आपको हाथ अपना रखना है इसके टेल पर, है ना,
कीप योर हैंड ऑन द टेल्स। हमको क्या फाइंड करना है, V क्रॉस B, V क्रॉस B। तो हम क्या करेंगे, अपना हाथ को टेल्स पे रखेंगे और V से लेके B तक अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे। देखो V से लेके B तक, तो जहाँ पे आपका थंब पॉइंट कर रहा है, देखो V से लेके B, तो मेरा थंब कहाँ जा रहा है, इनसाइड। V से लेके B तक कर्ल कर रहा हूँ, तो थंब कहाँ जा रहा है, इनसाइड। तो थंब इनसाइड जा रहा है, मतलब यहाँ पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, ये जो है मेरा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, देखो मैं V क्रॉस B कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर रखा टेल से टेल ज्वाइन करके V से B तक जा रहा हूँ, तो मेरा थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, इनसाइड। तो मेरा क्या आ गया, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर मेरे को B क्रॉस B करना हो, तो अगर मैं B क्रॉस B करूँ तो देखो मैं B से लेके V तक जाऊँगा। देखो B से लेके V तक, यहाँ पर हाथ रखा और B से लेके V तक जा रहा हूँ, तो मेरा थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, मेरा थंब पॉइंट कर रहा है आउटसाइड। मतलब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आएगा वो आएगा आउटसाइड, और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आ रहा है वो आ रहा है इनसाइड। ठीक है, समझ पड़ा कि नहीं। तो जो आपको फाइंड करना उसी हिसाब से अपना डायरेक्शन निकाल सकते हो। इस तरह से सिंपल सा डायरेक्शन निकालने का तरीका है। ओके, सिंपल सा डायरेक्शन निकालने का तरीका है, उसको हम 2-3 क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इस बार ये जो है मेरा मैग्नेटिक फील्ड है और पार्टिकल जो है इस तरह से v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा इस तरफ ड्रॉ कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन, ठीक है, आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। ठीक है, इससे खुद से ट्राई करो। पहले देखो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। पहला क्वेश्चन देखो, ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड और पार्टिकल मूव कर रहा है इस तरफ v वेलोसिटी से। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, सबसे पहले हमको करना क्या है, देखो ये जो वेक्टर है मतलब अंदर की तरफ है, कुछ इस तरह से। देखो समझो, ये देखो ये अंदर की तरफ है, सॉरी बाहर की तरफ है, और ये देखो इस तरह से मूव कर रहा है ना। ये देखो 2 वेक्टर्स, ये देखो ये वेक्टर जो है बाहर की तरफ है इस तरह से, और इस तरह से देखो ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, और ये मेरा वेक्टर है। ठीक है, 2 वेक्टर देखो आपको इस तरह से दिख रहे हैं। तो आपको करना क्या है, देखो मैं 2 वेक्टर को, सपोज ये टेल से टेल ज्वाइंट है, एक बाहर की तरफ है और एक इस तरफ है। हमको करना क्या है, V क्रॉस B। तो हम क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, V क्रॉस B। तो V से लेकर B तक आओ, V से लेके B तक। B वाला बाहर है ना, B वाला कहाँ है, B वाला बाहर है इस तरफ। तो मैं V से लेके B तक आ रहा हूँ। मेरा थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, देखो थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, थंब पॉइंट कर रहा है ऊपर की तरफ, है कि नहीं। देखो इस तरह से फिगर अज्यूम करो। देखो ये रहा मेरा फिगर, है ना। मैं देखो V से लेके B तक आ रहा हूँ, V से लेके B तक, V क्रॉस B फाइंड करना है मेरे को। तो V से लेके B तक आ रहा हूँ, तो मेरा थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ। तो मेरा V क्रॉस B का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, ऊपर की तरफ। मतलब ये है मेरा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, वैसे वो चार्ज पर भी डिपेंड करता है मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन अभी सिर्फ आप V क्रॉस B का डायरेक्शन से समझो कि जो V क्रॉस B का डायरेक्शन है वो हमको डायरेक्शन दे रहा है मैग्नेटिक फोर्स का। ठीक है, मेरा चार्ज Q है। अभी मैं सब जगह पॉजिटिव चार्ज ही ले रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज के केस में कहानी अलग होती है, डायरेक्शन बदल जाता है, वो तो मैं समझाऊंगा आपको। लेकिन आप समझे इस क्वेश्चन के ऊपर से। और देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं सेम। अगर देखो मेरी वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ v वेलोसिटी से हो, सपोज चार्ज q हो पार्टिकल का, और इसके जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है देखो आउटसाइड, मतलब इनसाइड द प्लेन है, इनसाइड द प्लेन जो है मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमको करना क्या है, हम जाएंगे v से लेके b तक, है ना, v से लेके b तक। तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनसाइड है ना। तो यहाँ पर इनसाइड लेके जाओ हाथ को। देखो मेरा राइट हैंड को ले जाओ इनसाइड। तो देखो मेरा थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, मेरा थंब पॉइंट कर रहा है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर जो मेरा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा ये इस तरह से होगा, परपेंडिकुलरली। और उसको मैंने एग्जैक्टली परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया है, उसका रीज़न भी आपको देता हूँ मैं अभी। ठीक है, ये मेरा क्या है, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। ओके, एक क्वेश्चन आप खुद से भी करोगे। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको खुद से देता हूं, आप उसको खुद से करो। ठीक है, मान लो कि ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है,
ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है, इस तरफ डायरेक्शन में है। और जो है मेरा पार्टिकल जो है मूव कर रहा है अंदर की तरफ, ये जो है मेरा ये पार्टिकल का v वेलोसिटी है जो कि चार्ज q है, मूव कर रहा है अंदर की तरफ। तो अब मेरे को फाइंड करना है क्या बोलते हैं, हमको फाइंड करना डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है, मूव कर रहा है इस तरफ और पार्टिकल जो है अंदर की तरफ है। तो अब मेरे को क्या करना है, v क्रॉस b, मतलब पहले मेरे को अंदर रखना है, देखो पहले मेरे को अंदर रखना है, अंदर से मेरे को इस जगह इस डायरेक्शन में लेके आना है। आपको समझाता हूँ कि किस तरह से इसकी कहानी है। देखो मेरे पास ये मार्कर है और पार्टिकल देखो अंदर की तरफ मूव कर रहा है, ये मेरा पार्टिकल है और देखो बी वेलोसिटी इस तरफ बाहर है ना, ये देखो ये फिगर देखो, है ना, ये देखो ये मेरा पार्टिकल मूव कर रहा है अंदर की तरफ, दिख रहा है आपको, अंदर की तरफ मूव कर रहा है और ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैं क्या करूँगा, देखो मैं कर रहा हूँ v क्रॉस b, v अंदर है ना, तो v से लेके b तक आओ, उल्टा मत जाना, v से लेके b तक, तो v से लेके b तक आ रहा हूँ। थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, थंब पॉइंट कर रहा है नीचे की तरफ, थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, नीचे की तरफ। तो इस बार मेरा जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा b, वो कहाँ होगा, नीचे की तरफ, ठीक है। इसका डायरेक्शन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन समझ गए हो, बाकी सब कहानी तो इजी है। ओके, समझ गए। अच्छा आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं, चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि अब मान लेते हैं कि मेरा जो सपोज ये मेरा प्लेन ऑफ द पेपर है, ये मेरा प्लेन ऑफ द पेपर है, ठीक है। मैं प्लेन ऑफ पेपर पे देखो मैं क्या करता हूँ कि एक यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ठीक है। फाइंड द, ठीक है, एक मिनट, एक और लिख देता हूँ मैं, आगे लिख देता हूँ मैं, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन द नॉर्थ, इज इन द नॉर्थ, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। पार्टिकल का चार्ज क्यू है और फ्रीली अंडर ग्रेविटी फ्रीली अंडर ग्रेविटी फॉल कर रहा है और जो पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। ये समझ लो कि मेरे पास प्लेन ऑफ द पेपर है, ये मेरे पास क्या है, एक प्लेन ऑफ पेपर है। तो पार्टिकल क्या कर रहा है, इस तरह से फ्रीली अंडर ग्रेविटी फॉल कर रहा है, ठीक है। ये मेरा वेलोसिटी v है, इसके पार्टिकल का चार्ज q है, इस तरह से ग्रेविटी के अंदर फॉल कर रहा है और पार्टिकल का जो क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ की तरफ है। तो यहाँ पर नॉर्थ, पहले आप नॉर्थ साउथ ड्रॉ करने आता है आपको इस शीट ऑफ पेपर में, तो यहाँ पर मैं नॉर्थ और साउथ ड्रॉ करता हूँ। देखो इस तरह से कुछ फिगर बनाता हूँ मैं, है ना, इस तरह से फिगर होता है ना, इसको आप शीट में अज्यूम करके देखो। और पार्टिकल किस तरह से मूव कर रहा है, पार्टिकल फ्रीली फॉल कर रहा है इस तरह से, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, चारों चार के परपेंडिकुलर है। जैसे कि ये समझो मेरा प्लेन है, पार्टिकल इस तरह से नीचे गिर रहा है, ठीक है। ये सारे जो चारों चार पोल्स होते हैं ना, मीन्स ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये जो है हॉरिजॉन्टली होते हैं। ऐसा मत समझ लेना कि नॉर्थ जो होता है वो आसमान की तरफ जाता है, वो सब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ही होते हैं। उसको हम ड्रॉ करते हैं बुक में, इसलिए हम उसको ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देते हैं। तो v वेलोसिटी से इस तरफ मूव कर रहा है और पार्टिकल की वेलोसिटी वो कहाँ है, पार्टिकल का ये जो देखो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये मेरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब पार्टिकल मूव कर रहा है कुछ इस तरफ, ये मेरा वेलोसिटी v है, ठीक है ना, ये मेरा वेलोसिटी v है। तो अब मेरे को v क्रॉस b करना हो तो किस तरफ जाऊँगा, देखो v, देखो ये मेरा v है, देखो ये मेरा v है ना v, और v से लेके b तक जा रहा हूँ मैं, v से लेके b तक, समझो आप। ये देखो ये मेरे नीचे का डायरेक्शन है और देखो नॉर्थ मेरा इस तरफ है ना। तो मैं देखो v से लेके b तक जा रहा हूँ, देखो v से लेकर
बी तक। तो मेरा जो थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, मेरा थंब पॉइंट कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, है ना। मेरा थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में। ओके, तो ये क्या होगा, मेरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स होगा। ये आपको समझ पड़ा। इसको मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो नीचे की तरफ मेरा पार्टिकल है, तो नीचे की तरफ मैं अपने, देखो नीचे की तरफ ले गया मैं अपना, ये देखो पाम यहाँ पर रखा मैंने, और मैं वी से लेके बी तक मूव कर रहा हूँ, वी से लेके बी तक। तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का डायरेक्शन आ रहा है वो ईस्ट की तरफ आ रहा है। ये मेरा होगा डायरेक्शन। हाथ का ही बुरा खेल है, हाथ टूट जाए फट जाए कैसे भी करके आप इसके अंदर आपको डायरेक्शन निकालना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, हाथ का जो है फ्रैक्चर भी हो सकता है, ध्यान से आप निकालना। देखो ये मेरा वी का डायरेक्शन है, अब वी से लेके मैं बी तक जाऊंगा, तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ आ रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको 3D वाले, तो उसमें भी आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। तो अब सब इतने क्वेश्चन से आपको डायरेक्शन तो क्लियर हो गया होगा, किस तरह से डायरेक्शन निकाला जाता है। अब थोड़ी बातों को हम समझते हैं उसके फॉर्मूला के ऊपर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या आ रहा है, एफ बी आ रहा है Q इंटू वी क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का रूल क्या होता है, कि जैसे कि यहाँ पर दो वेक्टर हैं, उनके क्रॉस प्रोडक्ट से कोई एक आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आता है ना, वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, हमको पता है ना। जैसे समझ लो मेरे पास शीट ऑफ प्लेन है, और यहाँ पर ये देखो V है और ये B है। ठीक है, और ये एंगल थीटा है। तो अगर मैं V क्रॉस B करता हूँ ना, देखो V क्रॉस B करता हूँ, देखो अगर मैं V क्रॉस B कर रहा हूँ, तो वो जो मेरा डायरेक्शन जो आता है ना, मतलब वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। देखो दोनों वेक्टर, इसको समझ लो कि अगर ये x और y एक्सिस है, तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो z एक्सिस में आता है। हमको इतना पता है, क्रॉस प्रोडक्ट का ये रूल होता है। ठीक, तो उसको मैं समझाता हूँ यहाँ पर। इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरा आंसर है वो v के भी परपेंडिकुलर होगा और b के भी परपेंडिकुलर होगा। मीन्स एफ बी इज परपेंडिकुलर टू द v वेक्टर एंड एफ बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द b वेक्टर। ठीक है, ये सब मैं सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले से लिख रहा हूँ, कुछ नई बात नहीं लिख रहा हूँ इसके अंदर। कभी कभार डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मतलब जो फोर्स होगा वो वेलोसिटी वेक्टर के ही परपेंडिकुलर होगा, और जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर के ही परपेंडिकुलर होगा। और दूसरी बात क्या है कि जो फोर्स होगा वो v क्रॉस b के पैरेलल होगा, है ना। फोर्स विल बी पैरेलल टू v क्रॉस b। अगर चार्ज जो है पॉजिटिव होगा, चार्ज नेगेटिव होगा तो एंटी पैरेलल हो जाएगा। इफ चार्ज इज पॉजिटिव, और जो फोर्स होगा वो क्या बोलते हैं, इसके एंटी पैरेलल होगा टू v क्रॉस b के। अगर चार्ज जो होगा वो नेगेटिव होगा। कोई टेक्निकल टर्म्स लिख नहीं रहा हूँ, आप समझो एक मिनट। v क्रॉस b का डायरेक्शन क्या देता है, फोर्स का डायरेक्शन। लेकिन समझो अगर ये चार्ज नेगेटिव हुआ तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा ना, इस तरह से। मीन्स नेगेटिव v क्रॉस b आ जाएगा। मान लो कि v क्रॉस b का डायरेक्शन, मान लो v क्रॉस b का डायरेक्शन i कैप डायरेक्शन में आया, मीन्स x एक्सिस में आया। तो अगर आगे नेगेटिव लग गया तो माइनस i हो जाएगा ना। तो माइनस i क्या होता है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर एक सिंपल सी बात नोट कर लो। इफ चार्ज इज नेगेटिव, इफ चार्ज इज नेगेटिव, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, रिवर्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैं समझो कोई एक सिचुएशन है, आपने नॉर्मल कंडीशन से आपने उसका मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकाला, लेकिन क्या हुआ कि उसके अंदर चार्ज जो है नेगेटिव दिया है। तो जो भी डायरेक्शन आपका आया है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन आप ले लो। फॉर एग्जांपल आपका डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है तो आप माइनस एक्स एक्सिस ले लो, आपका डायरेक्शन ऊपर आया है तो आप नीचे ले लो। ठीक है, तो अगर चार्ज नेगेटिव दिया, मीन्स चार्ज नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की बात कर दी गई है, तो इस तरह के जो होते हैं वो चार्ज बीटा पार्टिकल की बात कर दी है। तो बीटा पार्टिकल हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये सब क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं।
तो इस सब के केस में क्या है कि आप नॉर्मल मेथड से निकालो और बाकी उसका डायरेक्शन बाद में चेंज कर दो, ठीक है। तो ये कहानी है इसके अंदर, ओके। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये सब तो टेक्निकल टर्म्स है कि V और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा FB और V क्रॉस B के वो पैरेलल होगा। कि V क्रॉस B क्या होगा, V क्रॉस B का डायरेक्शन ही तो फोर्स का डायरेक्शन है, तो उसके वो पैरेलल हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। अब थोड़ी बहुत और बात कर लेते हैं कि खाली V और B पे डिपेंड ना करके वो एंगल पर भी डिपेंड करता है कि नहीं। यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या है, FB का फॉर्मूला है Q इंटू V इंटू B इंटू साइन थीटा। तो देखो V पे भी डिपेंड करता है, B पे भी डिपेंड करता है, चार्ज पे भी डिपेंड करता है और एंगल पे भी डिपेंड करता है ना। जैसे कि मान लो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल है अगर 90 डिग्री, ठीक है। इफ थीटा इक्वल टू है 90 डिग्री, तो क्या होगा, मेरा जो फोर्स आएगा FB की वैल्यू वो साइन 90 हो जाएगी 1, तो हो जाएगा QVB, जो कि हो जाएगा मैक्सिमम फोर्स, है ना। मैक्सिमम फोर्स होगा ना, क्योंकि जो है कि यहाँ पे अगर 90 डाल दिया, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम फोर्स। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर आता है मैक्सिमम फोर्स। और क्या बोलते हैं कि अगर B और B के बीच में जो एंगल है, अगर मैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रख दूँ, मीन्स दोनों पैरेलल हो जाए, या तो 180 डिग्री रख दूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए, मीन्स मतलब दोनों जन पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, तो जो मेरा फोर्स की वैल्यू आएगी वो 0 आएगा, ठीक है। फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, 0। मतलब अपने सारे कंडीशन का ध्यान रखना है, वेलोसिटी है, चार्ज भी बराबर है, क्या बोलते हैं उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल अगर 0 हो गया, तो यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी वो 0 आ जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इसको एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं। इसको यहाँ से हटा दूँ मैं, अब एक एग्जांपल समझते हैं इसको। मान लो कि देखो मेरे पास ये देखो मान लो कि मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब मान लो कि पार्टिकल जो है जस्ट इसके पैरेलल ही मूव कर रहा है इस तरफ। तो अब बताओ क्रॉस प्रोडक्ट में अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए तो आंसर 0 आता है कि नहीं। अब बताओ V क्रॉस B कैसे करोगे, दोनों पैरेलल हो गए तो V क्रॉस B कैसे करोगे, दोनों तो एक ही जैसे हो गए, तो हम क्रॉस कर ही नहीं सकते है ना। इसलिए दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होना जरूरी है, ठीक है। तो इस केस में मेरा FB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। या तो सोचो अगर एक B इस तरफ हो और V जस्ट उसके एंटी पैरेलल हो, तभी भी हम V क्रॉस B कैसे करेंगे बताओ। V क्रॉस B हम कर ही नहीं सकते इस तरह से करेंगे, ठीक है। ये एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो इसमें भी जो मेरी FB की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, ठीक है। FB की वैल्यू आएगी 0। और दो अगर परपेंडिकुलर हो इस तरह से V और B, तो मेरा जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा देखो V क्रॉस B इनसाइड आएगा, तो उसकी वैल्यू आएगी QVB, जो कि है मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम फोर्स। तो ये सब का आपको ध्यान रखना है कि मतलब ये B और V दोनों आपस में पैरेलल ना हो जाएगा। पैरेलल हो जाएंगे तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा। देखो आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि मान लो कि मेरे पास यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप पॉज करके ट्राई करो। मेरे पास ये है मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनसाइड द प्लेन है, मतलब आउटसाइड द प्लेन है। ये क्या है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लो यहाँ हमारे पास 3 पार्टिकल्स हैं। कितने पार्टिकल्स हैं, 3 पार्टिकल। मान लो कि एक मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है, एक मैं न्यूट्रल लिया है, एक मैं न्यूट्रल चार्ज लेता हूँ जिसको मैं न्यूट्रॉन बोल देता हूँ, और एक सपोज लो मैंने यहाँ पर प्रोटॉन लिया है, और मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। तीनों को हमने v वेलोसिटी से यहाँ पर मूव किया, ठीक है। तीनों को हमने v वेलोसिटी से यहाँ पर भेजा है। तो बताओ कौन से पार्टिकल कौन से डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। मीन्स हमारा फॉर्मूला जो FB इक्वल टू
Q इंटू वी क्रॉस बी, है ना। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो V क्रॉस बी, तो हम V क्रॉस बी करते हैं पहले। तो देखो V कहाँ है मेरा, इस तरफ, और B कहाँ है, आउटसाइड। B कहाँ है, आउटसाइड। देखो V है इस तरफ, लेकिन B कहाँ है, आउटसाइड। मेरे को आउटसाइड मूव करना है ना, तो मैं अपने थंब को क्या करूँगा, आउटसाइड। देखो आउटसाइड, तो देखो मेरा क्या कहाँ पॉइंट कर रहा है, मेरा फोर्स नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। देखो V क्रॉस बी, तो मेरा पॉइंट कहाँ कर रहा है, नीचे की तरफ, है कि नहीं। तो यहाँ पर इसके तरफ जो ये जो है प्रोटॉन, ये कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट कर जाएगा यहाँ पर। ये मेरा डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन हो गया, ठीक है। ये मेरा डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन हो गया, ओके। अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन जो होता है जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल जो डिफ्लेक्ट नहीं होता, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स इफेक्ट नहीं करता, वो सीधा ही मूव कर जाएगा। ये है मेरा प्रोटॉन, कहाँ मूव करेगा, सीधा, है कि नहीं, क्योंकि ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल चार्ज है। न्यूट्रल क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो अगर कोई चार्ज ही नहीं होगा, ये चार्ज की वैल्यू को जीरो कर दूं, तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब ये सीधा सीधा इस तरफ से मूव कर जाएंगे, ओके। और इलेक्ट्रॉन की बात करूँ मैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव करेगा, देखो यहाँ पे V क्रॉस बी करता हूँ, तो V क्रॉस बी देखो मैंने किया, V से लेके B तक, B आउटसाइड है ना, तो V से लेके B तक किया, तो नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज है, तो हमको उसका डायरेक्शन रिवर्स कर देना है। मतलब नीचे तरफ ना जाके ये इस तरफ से ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम तीनों पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भेजें, तो तीनों पार्टिकल अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर चले जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम फिजिक्स के अंदर यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हो, अगर हमको उसको सेपरेट आउट करना है, चार्ज को अगर हमको सेपरेट आउट करना है, तो हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, तीनों को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भेजते हैं। पॉजिटिव चार्ज अलग सेपरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज अलग सेपरेट हो जाएगा, न्यूट्रल चार्ज अलग सेपरेट कर जाएगा। मतलब चार्ज सेपरेटर की तरह ये काम करता है। किस तरह से काम करता है, चार्ज सेपरेटर। तो यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड हो और तीनों तीन चार्ज हो, अगर हमको तीनों तीन चार्ज को सेपरेट आउट करना है, मतलब दोनों को सबको अलग अलग कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो, अगर हमको तीनों तीन चार्ज को अलग अलग सेपरेट आउट कर देना है, हम क्या करते हैं, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भेजते हैं। जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को भेजूंगा, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा इस तरफ ऊपर। अगर मैं प्रोटॉन को भेजता हूँ, तो प्रोटॉन जाता है इस तरफ नीचे। और अगर मैं न्यूट्रॉन को भेजता हूँ, न्यूट्रॉन जो कि क्या बोलते हैं, न्यूट्रल होता है, तो सीधा का सीधा चला जाएगा। तो यहाँ पर हम कलेक्टर लगा दें, अगर मैं बॉक्स कलेक्ट कर लूँ, तो यहाँ पर मेरे पास तीनों तीन अलग अलग चार्ज कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सब मिक्सिंग है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा, न्यूट्रॉन यहाँ पर, और प्रोटॉन नीचे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन आउटसाइड हो, तो इनसाइड होगा तो कहानी बदल जाएगी, इलेक्ट्रॉन जो है नीचे चला जाएगा, है ना। वो तो आपको पता चल गया होगा। तो इस तरह से ये जो फंडा होता है ना, ये चार्ज सेपरेटर की तरह काम करता है। तो आपने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों निकालना सीख लिया, किसका, मैग्नेटिक फोर्स का, किस तरह से डायरेक्शन निकाला जाए। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है उसका, एफ बी का मैग्नीट्यूड होता है क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दी होगी, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दिया होगा, तो आप दोनों को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, देखो यहाँ पर क्वेश्चन लेता हूँ सबसे पहले कि यह प्रोटॉन, ठीक है, अ प्रोटॉन इस, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक दूसरा को लेता हूँ, यहाँ पर सपोज हीलियम लेता हूँ, ओके। हीलियम इज प्रोजेक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर बोल देता हूँ प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी चलो सपोज मान लेते हैं कुछ 3 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड,
अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का जो क्या बोलते हैं यूनिट होता है ना, वो टेस्ला होता है। उस सब के बारे में आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी आप सिर्फ नोट कर लो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, जो कि मैं लिख देता हूँ 2 × 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, इतना डायरेक्शन। फाइंड मैग्नेटिक फोर्स। सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर एक हीलियम है जो कि वेलोसिटी 3 × 10⁻³ से मूव कर रहा है इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस। तो फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स। तो हम सिंपल मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन करेंगे। अच्छा, यहाँ पर लिख लेता हूँ इस प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी दिस, ओके, इन परपेंडिकुलर, यहाँ पर लिख लो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि v और b के बीच में sin 90 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर FB की जो वैल्यू है, FB का फॉर्मूला आ जाएगा, वो आ जाएगा Q × V × B और sin 90 हो जाएगा 1। तो चार्ज, सबसे पहले हीलियम है, यहाँ पर चार्ज कितना होगा, हीलियम का चार्ज होता है He+2। तो यहाँ पर उसके ऊपर चार्ज होगा वो +2E का होगा, +2E का। ठीक है, +2E का चार्ज होगा ना। तो यहाँ पर हीलियम का लिखेंगे +2E चार्ज इंटू V, वेलोसिटी कितना है 3 × 10⁻³ और क्या बोलते हैं इसका, ये कितना है 2 × 10⁻⁵ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 2 × 1.6 × 10⁻⁹ इंटू 3 × 10⁻³ इंटू 2 × 10⁻⁵। आपका जो भी आंसर है उसको आपका न्यूटन में लिख देना, बिकॉज फोर्स है। तो आप इस तरह से कोई भी आंसर निकाल सकते हो अपने हिसाब से, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो होप्स आपको एक कॉन्सेप्ट समझ पड़ा होगा। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जिसके अंदर हम वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को हम वेक्टर फॉर्म में लेते हैं, तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे तो उसको भी हम देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें मैं लेता हूँ, सपोज मान लो कि वेलोसिटी वेक्टर जो है वो 2i कैप -3j कैप +4k कैप है, और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो है 3i कैप -2k कैप। एग्जाम्पल, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नीट्यूड बात कर रहा हूँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की, इफ यहाँ पर Q इज 1 माइक्रो कूलम, या तो 1 कूलम लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हमको बात करना है मैग्नेटिक फोर्स का। अब हमको कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज हमको फॉर्मूला पता है FB का फॉर्मूला क्या होता है Q × V × B, है ना। Q की वैल्यू तो 1 ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा V × B, मतलब V × B का जो भी आंसर होगा वही मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा, बिकॉज चार्ज की वैल्यू 1 है। तो V × B किस तरह से करते हैं, हमको क्या करना है V × B। तो उसके लिए हम करते क्या हैं, हम इस तरह से टेबल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे IJ कैप, और सबसे पहले V × B है ना, तो सबसे पहले V की वैल्यू लिखो। V की वैल्यू हो जाएगी 2i कैप। ठीक है, I तो लिखा ही हमने 2, और हो जाएगा यहाँ पर -3, और यहाँ पर हो जाता है 4, और B की वैल्यू क्या है 3 और 2k कैप। तो यहाँ पर 3, J तो है ही नहीं इसके अंदर 0, और K कितना है -2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया -2। अब हम करेंगे V × B। तो उसको किस तरह से किया जाता है, V × B को पहले i कैप का टर्म आएगा यहाँ पर कुछ, और बाद में यहाँ पर माइनस करके j कैप का टर्म आता है, और प्लस k कैप का टर्म आता है ना। इस तरह से 3 टर्म आते हैं, हम यहाँ पर पहले से उसको बना के लिख लिए। ठीक है, i कैप का टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस लाइन को क्लोज करते हैं इस तरह से, इस लाइन को और इस लाइन को। देखो, हम सपोज इस लाइन को और इस लाइन को क्लोज कर दूँ इस तरह से, तो यहाँ पर देखो 3 -3 × -2 कितना हो जाता है -6 हो जाएगा, 6
और माइनस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 0 हो जाएगा 0। ठीक है, इस तरह से करते हैं। हम जे की बात कर रहे हैं तो जे और जे की रो और जे का कॉलम क्लोज कर दो, तो 2 × -2 हो जाएगा -4, और यहाँ पर देखो 3 × 4 हो जाएगा 12। तो इस तरह से -12 मीन्स a माइनस m करते हैं ना इसको, और माइनस ऑफ इसको लिखते हैं, और फिर k कैप का डायरेक्शन। देखो यहाँ पर हमने k वाला रो और k वाला कॉलम क्लोज कर दिया, तो 2 × 0 हो जाएगा 0, -3 × -3 हो जाएगा +9। ठीक है, माइनस ऑफ -9 लिखेंगे तो हो जाएगा +9। यहाँ पर क्या आ रहा है 6i कैप माइनस ऑफ प्लस ऑफ 16j कैप, क्योंकि बाहर भी माइनस है। ओके, और माइनस माइनस प्लस तो हो जा रहा है k कैप, है ना। इस तरह से मेरा आंसर आ रहा है। ये मेरा क्या आंसर है v क्रॉस b का, तो यही हो जाएगा मेरा fb वेक्टर, क्योंकि चार्ज की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया मेरा fb वेक्टर। हमको पूछा क्या, हमको पूछा है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालो इसका। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा √a² + b² + c², है ना। इस तरह से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो आप। तो जो भी आपका आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा। मेरा तो काम है तो कॉन्सेप्ट समझाना। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ बेसिक से बेसिक बात की। हमने सिर्फ क्या किया, हमने पहले समझा कि मैग्नेटिक फोर्स किस तरह से आया, कहाँ से आया। फिर हमने देखा कि करंट हो तो उसके हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह से निकाला जाए। उसके बाद हमने देखा कि उसके वजह से फोर्स भी लगता है, अगर चार्ज मोशन में हो तो मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किस तरह से निकाला जाए, उसका मैग्नीट्यूड किस तरह से निकाला जाए, वो हमने क्वेश्चंस देखे। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा, हम देखेंगे कि मतलब हमको इतना पता चल गया कि किस तरह से डिफ्लेक्ट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, लेकिन वो किस तरह से कौन से पाथ में फ्लो करता है, मीन्स सर्कुलर पाथ, हेलिकल पाथ, कौन से पाथ में पैराबोला, कौन से पाथ में फ्लो कर रहा है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके ऊपर हम डीपीपी लेने वाले हैं। ठीक है, तो आप सारे लेक्चर 1 बाय 1 देखते रहना। तो होप सो आज के लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को मीन्स वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो और भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। तब तक के लिए बाय बाय।